गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की वीडियो में मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 11 स्टार्ट करूंगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग। अपनी कंट्री की करेंसी को छोड़ के अदर कंट्रीज की करेंसी को फॉरेन एक्सचेंज बोलेंगे। ठीक है, मतलब फॉरेन कंट्री की करेंसी। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग सबसे पहले, फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू ऑल करेंसीज अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, मींस डोमेस्टिक करेंसी हमारी कंट्री की करेंसी के अलावा अदर कंट्रीज, सभी कंट्रीज की करेंसी को हम फॉरेन एक्सचेंज बोलेंगे। ठीक है, जिसमें यूएस का डॉलर भी आ गया, जापान का येन भी आ गया, इंग्लैंड का पाउंड भी आ गया, यूरो भी आ गया। तो सारी करेंसीज जो है वो कंट्री की करेंसीज ये फॉरेन एक्सचेंज है। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू ऑल करेंसीज अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। फॉर एग्जांपल, इंडियाज डोमेस्टिक करेंसी इज इंडियन रूपी and all other countries like US dollar, British pound etc. are foreign country currencies। तो वो सारी जो फॉरेन कंट्री की करेंसीज हैं वो फॉरेन एक्सचेंज है। ठीक है, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच यूनिट्स ऑफ वन कंट्रीज करेंसी इज कन्वर्टेड इनटू द यूनिट ऑफ अदर कंट्रीज करेंसी। तो फॉरेन एक्सचेंज का रेट, रेट मतलब प्राइस, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट उस रेट को बोलते हैं जिस रेट के साथ एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ बदला जाता है। ठीक है, तो देखो फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर्स टू द रेट, रेट का मीनिंग प्राइस हो गया, एट विच वन करेंसी इज कन्वर्टेड फॉर द अदर। ठीक है, इट रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। तो ये प्राइस है एक कंट्री की करेंसी का दूसरी कंट्री की करेंसी में। तो फॉर एग्जांपल, $1 कैन बी एक्सचेंज फॉर ₹83, देन वैल्यू ऑफ 1 रूपी विल बी, तो 1 रूपी इक्वल टू 1/83 डॉलर और $1 इक्वल टू 83। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारी जो रुपीज है, हम 83 रुपीज देंगे तो $1 मिलेगा, और जो यूएस वाले हैं वो $1 देंगे तो उनको 83 रुपीज मिल जाएंगे। ठीक, नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम। मींस फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो कैसे डिटरमाइंड होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज डिटरमाइंड होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में 3 तरह से डिटरमाइंड होता है। एक होता है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, सेकंड इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड थर्ड इज मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम्स। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसको पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड थर्ड इज मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहला हम करते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो जैसे नाम से ही पता लगता है फिक्स। ठीक है, तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम वो रेट होता है जिसमें फॉरेन एक्सचेंज का रेट फिक्स रहता है एंड इट इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। इसको गवर्नमेंट के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है और गवर्नमेंट ने एक्सचेंज रेट जो एक बार फिक्स कर दिया उसमें कोई अप एंड डाउन नहीं आता। अगर आएगा तो वो गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, अगर 1% का अप एंड डाउन गवर्नमेंट ने करना है फॉरेन एक्सचेंज रेट में, इसमें फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में, तो वो कर सकती है जस्ट इन्फॉर्मिंग द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर 1% अप एंड डाउन करना है तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को इन्फॉर्म करके कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इससे ज्यादा जैसे 10%, 20%, इससे ज्यादा का 1% से ज्यादा का वेरिएशन करना है तो वी आर टू टेक, गवर्नमेंट इज टू टेक प्री अप्रूवल ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो फिक्स एक्सचेंज सिस्टम रेफर्स टू ए सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट फॉर ए करेंसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। तो कौन फिक्स करता है? गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स करता है। ओनली द गवर्नमेंट कैन मेक एनी चेंज इन दिस एक्सचेंज रेट। तो इसमें अगर चेंज होगा तो वो गवर्नमेंट ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। जो गवर्नमेंट ने एक बार डिटरमाइन कर दिया तो उसी रेट से फॉरेन एक्सचेंज को सेल या परचेज करना पड़ेगा। ठीक है,
अब इसका बेसिक पर्पस क्या है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का? द बेसिक पर्पस ऑफ अडॉप्टिंग दिस सिस्टम इज टू एंश्योर स्टेबिलिटी इन फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में कैपिटल मूवमेंट में स्टेबिलिटी रहती है। फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी पता है कि इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज का रेट क्या चल रहा है, और इंडिया को भी पता है कि अदर कंट्रीज का एक्सचेंज रेट क्या है, यूएस डॉलर कितने में मिलेगा। तो ट्रेड में स्टेबिलिटी रहती है फॉरेन ट्रेड में, ठीक है। तो जब इंडिया फ्री हुआ था तो 1 रुपी इक्वल टू $1 था। हम 1 रुपया देते थे तो हमें $1 मिल जाता था, ठीक है। तो 1 रुपी था, फिर धीरे धीरे कम होता चला गया। तो पहले इंडिया में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम ही था, क्योंकि गवर्नमेंट डिटरमाइन करती थी। फिर आपको बताया कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 में, ठीक है। तो उसके बाद फिर एक्सचेंज रेट को फ्लेक्सिबल कन्वर्ट किया गया धीरे धीरे इन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में, ठीक है। तो स्टेबिलिटी रहती है। सेकेंड, द गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन लार्ज रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसीज टू मेंटेन द एक्सचेंज रेट एट द लेवल फिक्स्ड बाय इट, ठीक है। अब जैसे आज के टाइम में अगर रुपीस की वैल्यू गवर्नमेंट फिक्स कर दे कि रुपीस की वैल्यू जो है 40 रुपीज देंगे तो $1 मिलेगा, यानी कि $1 इक्वल टू 40 रुपीज डिक्लेयर कर दे, तो लेकिन कोई माने नहीं, ठीक है। तो क्या करना पड़ता है इसके लिए? जो रुपीस की वैल्यू गवर्नमेंट ने डिटरमाइन की है उसके लिए गवर्नमेंट को अपने पास ह्यूज अमाउंट में फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर जैसे अब रुपीस की वैल्यू अब लगभग 80 से ऊपर हो चुका है, 83 रुपीस के आसपास है डॉलर की वैल्यू, 83 रुपीस देंगे तो हमें $1 मिलेगा। इस टाइम लगभग इतना रेट चल रहा है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको कंट्रोल कर सकती है, रुपीस की वैल्यू को इंक्रीज कर सकती है। तो उसके लिए रिजर्व बैंक से को अपने पास ह्यूज क्वांटिटी में फॉरेन एक्सचेंज का स्टॉक रखना पड़ेगा। तो रिजर्व बैंक क्या करता है, या गवर्नमेंट कह लो, क्योंकि रिजर्व बैंक भी गवर्नमेंट का बैंक है। तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो रुपीस की वैल्यू को कंट्रोल कर सकती है। कैसे कर सकती है? डॉलर को निकालना शुरू करते हैं अपने रिजर्व से, डॉलर को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में सेल करना शुरू कर दे और रुपीस को परचेज करना शुरू कर दे। तो इससे क्या होगा? डॉलर को सेल करने से डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है कि जब सप्लाई इंक्रीज होती है तो क्या होता है? तो रेट कम हो जाता है। सप्लाई इंक्रीज होगी तो रेट कम हो जाएगा, और अगर डिमांड बढ़ेगी तो रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जब आरबीआई रुपीस को रुपीस को परचेज करना शुरू कर दे तो रुपीस की डिमांड बढ़ जाएगी, तो रुपीस का प्राइस बढ़ गया। और डॉलर को सेल करना शुरू कर दे, डॉलर को सेल करने से डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी, उसका प्राइस कम होने लग जाएगा, ठीक है। तो कहने को तो बहुत आसान लगता है, लेकिन अगर मान लो सिर्फ इसी काम के लिए तो डॉलर को नहीं रख सकते ना, क्योंकि डॉलर की तो जरूरत है कि फॉरेन कंट्रीज से हमें ऑयल इंपोर्ट करना है और इसेंशियल कमोडिटीज को इंपोर्ट करने के लिए हमें डॉलर की जरूरत है, उसके लिए रखना है। तो सिर्फ रुपीस की वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए अगर डॉलर को यूटिलाइज करने शुरू करते हैं तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि डॉलर का रिजर्व हमारे पास खत्म हो जाएगा। तब क्या होगा? तब रुपीस की वैल्यू जो गिरेगी, ठीक है, तो उसको फिर संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो संभल नहीं पाएगी। तो सिर्फ इसी काम के लिए इसको नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये लिखा है द गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन लार्ज रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसीज टू मेंटेन द एक्सचेंज रेट एट द लेवल फिक्स्ड बाय इट, ठीक है। अंडर दिस सिस्टम ईच कंट्री कीप्स वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी फिक्स इन टर्म्स ऑफ सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। तो इस फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर हर कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू फिक्स करती है किसी एक्सटर्नल स्टैंडर्ड से। ये जो एक्सटर्नल स्टैंडर्ड है, गोल्ड भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, कोई प्रेशियस मेटल भी हो सकता है, या फिर किसी अदर कंट्री की करेंसी भी हो सकती है। तो जनरली हर कंट्री जो है वो अपने करेंसीज की वैल्यू को डॉलर के टर्म में एक्सप्रेस करती है, ठीक है। और भी करेंसीज के टर्म में करती है, लेकिन मेन तो डॉलर है, ठीक। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में फॉरेन एक्सचेंज का रेट डिटरमाइंड होता है डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस के द्वारा, ठीक है। तो जिस रेट के ऊपर, रेट मतलब प्राइस,
जिस रेट के ऊपर फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, वो फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड होगा। ठीक है, तो मतलब वही आ गया, जिस रेट पे डिमांड कर वो सप्लाई कर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वो फॉरेन एक्सचेंज का रेट डिटरमाइंड होगा। और इस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर द गवर्नमेंट डज नॉट मेक एनी इंटरफेरेंस। ठीक है, तो देखो, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डिफरेंट करेंसीज इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डिफरेंट करेंसीज के द्वारा, तो डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस के द्वारा फॉरेन एक्सचेंज का रेट डिटरमाइंड होता है। The value of currency is allowed to fluctuate freely according to changes in the demand and supply of foreign exchange. तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस में जैसे ही जैसे चेंज आता है डिमांड एंड सप्लाई की कंडीशन में, वैसे वैसे करेंसी का रेट चेंज होता रहता है। ठीक है, देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कोई ऑफिशियल या कोई गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन इसमें नहीं होता। दिस सिस्टम इज आल्सो नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी इसको बोलते हैं। The exchange rate is determined by the market, that is through intersection of thousands of banks, firms, and other institutions seeking to buy and sell currency for purposes of making transaction in foreign exchange. ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज का रेट डिटरमाइंड होता है डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस से, वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डिटरमाइंड होता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कोई एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मतलब कि उसमें थाउजेंड्स ऑफ बैंक्स आ गए, फर्म्स आ गई, कंपनीज आ गए, इंस्टीट्यूशंस आ गए जो फॉरेन एक्सचेंज को जरूरत है, एक्सपोर्टर्स आ गए, इंपोर्टर्स आ गए विच आर इन नीड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो सारे जने मिलके, सारे इंस्टीट्यूशन जो है वो थाउजेंड्स ऑफ बैंक्स हैं, फर्म्स हैं, अदर इंस्टीट्यूशन, तो इन ये जो डिमांड करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो इनके डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा फॉरेन एक्सचेंज का रेट डिटरमाइन होता है। ठीक है, नाउ थर्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम इज मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। तो जैसे नाम से ही पता लगता है ये मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम है। फ्लोटिंग रेट अभी मैंने करवाया था कि फ्लोटिंग रेट सिस्टम इज दैट exchange rate in which the foreign exchange rate is determined by the forces of demand and supply। तो इसमें भी मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम के अंदर भी फॉरेन एक्सचेंज का रेट डिटरमाइंड होता है डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस के द्वारा। लेकिन इसमें टाइम टू टाइम जो कंट्री का रिजर्व बैंक है इस रेट में, फ्लोटिंग रेट सिस्टम में इंटरफेरेंस करता है और फ्लोटिंग रेट सिस्टम को अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, मतलब रिजर्व बैंक जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट को इंटरफेरेंस करके उसमें उसको मैनेज कर देता है, अपनी कंट्री में अपनी कंट्री के फेवर में करने की कोशिश करता है, तो इसलिए इसको मैनेज रेट सिस्टम बोलते हैं। तो देखो, इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट मार्केट फोर्सेस के द्वारा ही डिटरमाइंड होता है, बिल्कुल जैसे जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस के द्वारा डिटरमाइंड होता है, जैसे कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में। और लेकिन क्या होता है कि सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंसेस द एक्सचेंज रेट थ्रू इंटरवेंशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। लेकिन टाइम टू टाइम जो कंट्री का सेंट्रल बैंक है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरफेरेंस करता है और फॉरेन एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस कर देता है, और इस तरह से करता है कि अपनी कंट्री के वो फेवर में हो जाए। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। इट इज ए हाइब्रिड, तो एक मिक्सचर है, हाइब्रिड है फिक्स एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का। तो फिक्स एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के ये बीच का है। ठीक है, इन दिस सिस्टम सेंट्रल बैंक इंटरवेंसेस द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू रिस्ट्रिक्ट द फ्लक्चुएशन इन द एक्सचेंज रेट विद इन सर्टेन लिमिट। तो जो सेंट्रल बैंक है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरफेरेंस करता है और इंटरफेरेंस करके जो फॉरेन एक्सचेंज का रेट है उसको विद इन ए लिमिट करने की कोशिश करता है, यानी कि एक डिजायर लेवल पे रखने की कोशिश करता है, उससे ज्यादा ना गिरे। जैसे रुपीज है, रुपीज की वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई इंटरफेरेंस करेगा फॉरेन एक्सचेंज रेट में। ठीक है, तो फॉर दिस सेंट्रल बैंक मेंटेन्स रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू एंश्योर दैट द एक्सचेंज रेट स्टेज विद इन द टारगेटेड वैल्यू। तो इसके लिए जो रिजर्व बैंक है अपने पास फॉरेन एक्सचेंज का स्टॉक रखता है, रिजर्व रखता है,
और फॉरेन एक्सचेंज के अगर स्टॉक को निकालना पड़े, फॉरेन एक्सचेंज को सेल करना पड़े, उसकी सप्लाई ताकि बढ़ जाए, सप्लाई बढ़ेगी तो उसका रेट कम हो जाएगा। तो इस तरह से रिजर्व बैंक इंटरफेरेंस करता है और इसके लिए अपने पास उसको फॉरेन एक्सचेंज का स्टॉक रखना पड़ता है। इट इज ऑल्सो नोन एज डर्टी फ्लोटिंग। ये जो मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम है इसको कई बार डर्टी फ्लोटिंग भी बोल देते हैं, ठीक है। तो डर्टी फ्लोटिंग कब बोलते हैं? जब एक कंट्री अपनी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इस तरह से इंटरफेरेंस करती है कि फॉरेन एक्सचेंज का रेट डिटरमाइन हो जाए अपनी कंट्री के फेवर में, डोमेस्टिक कंट्रीज के फेवर में, और किसी अदर कंट्री के अगेंस्ट हो जाए, तो इसलिए इसको डर्टी फ्लोटिंग बोला जाता है। नाउ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह से एग्जाम में आता है, राइट 5 सोर्सेज फॉर द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड के 5 सोर्सेज लिखो, ठीक है। मतलब ये कि हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करते हैं, हम मतलब हमारी डोमेस्टिक कंट्री के पीपल फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करते हैं, तो किन किन पर्पस के लिए डिमांड करते हैं, क्यों डिमांड करते हैं? तो जैसे हमें तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन के लिए तो हमें रुपीज ही चाहिए। हम फॉरेन एक्सचेंज को की डिमांड करते हैं तो जैसे इंपोर्टर्स हैं, अगर हम बाहर से कोई चीज इंपोर्ट करना चाहते हैं तो हमें फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी। बाहर की कंट्री में हम टूरिज्म के लिए, घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से 3-4 पॉइंट्स हैं जिससे कि हमें फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड हम करते हैं। देखो द डिमांड, ये जो डिमांड हम फॉरेन एक्सचेंज की करते हैं तो इट इज आउटफ्लो। आउटफ्लो मतलब जैसे हमने इंपोर्ट करना है तो वो कहेंगे हमें डॉलर चाहिए, तो पहले हमें डॉलर खरीदने पड़ेंगे तब हम उनको डॉलर को देंगे। तो डॉलर इंपोर्ट करने से डॉलर का आउटफ्लो होता है, ठीक है, हमारी कंट्री से वो बाहर चले जाते हैं, तो इसलिए डिमांड को हम आउटफ्लो बोलेंगे, आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज। तो द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम फ्रॉम दोज पीपल हु नीडेड टू मेक पेमेंट्स इन फॉरेन एक्सचेंज। तो डिमांड वो लोग करेंगे जो कि फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट करते हैं, ठीक है। इट इज डिमांडेड, तो हमारी डोमेस्टिक कंट्रीज के लोग जो है उसकी डिमांड करते हैं विद द फॉलोइंग पर्पस। पहला पॉइंट आता है इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हमने गुड्स एंड सर्विसेज बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करनी है तो इंपोर्ट करने के लिए हमें पेमेंट करनी पड़ेगी फॉरेन एक्सचेंज में, वो तो फॉरेन करेंसी मांगेंगे, तो फॉरेन इंपोर्ट की पेमेंट करने के लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करनी पड़ेगी। टूरिज्म के लिए, अगर हम बाहर कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो वहां तो रुपीज नहीं चलेंगे, वहां तो हमें डॉलर या यूरो या पाउंड, जिस कंट्री के में भी जा रहे हैं उस कंट्री की करेंसी को यूटिलाइज करना पड़ेगा। थर्ड आता है यूनिलैटरल ट्रांसफर सेंट अब्रॉड। यूनिलैटरल ट्रांसफर मतलब के गिफ्ट्स, अगर हम बाहर की कंट्री में गिफ्ट भेजना चाहते हैं, कोई उपहार भेजना चाहते हैं तो हमें फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करनी पड़ेगी। परचेज ऑफ असेट्स इन फॉरेन कंट्रीज, अगर हम फॉरेन कंट्री में कोई प्रॉपर्टी या कोई शेयर्स वगैरह किसी कंपनी के, फॉरेन कंपनी के परचेज करना चाहते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करनी पड़ेगी। स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन में सट्टा लगाने के लिए, तो कुछ लोग जो हैं जैसे फॉरेन एक्सचेंज का रेट कम होता है, बढ़ जाता है, तो कुछ लोगों को पहले से ही पता लग जाता है कि गैस कर लेते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज का रेट बढ़ने के चांसेस है, डॉलर का प्राइस बढ़ने के चांसेस है इन फ्यूचर, तो प्रेजेंट में अगर सस्ता मिल रहा है तो उसको पहले से ही परचेज करके रख लेते हैं, ठीक है, तो वो भी डिमांड करते हैं स्पेकुलेशन के पर्पज से। तो स्पेकुलेशन के पर्पज से रीजन फॉर राइज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, अब फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है तो उसके पीछे क्या रीजन है? व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल, जब फॉरेन करेंसी का प्राइस फॉल हो जाता है, यानी कि रुपीज का प्राइस बढ़ गया, रुपीज की वैल्यू एप्रिशिएट कर गई और डॉलर की वैल्यू डेप्रिशिएट कर गई, तो जब रुपीज की वैल्यू बढ़ जाती है, फॉरेन करेंसी का प्राइस फॉल हो जाता है, तो उस कंट्री से इंपोर्ट करना हमें सस्ता लगता है, ठीक है, क्योंकि अब हमें पहले के कंपैरेटिवली कम पैसे देने पड़ते हैं डॉलर परचेज करने के लिए, ठीक है। तो जिस कंट्री के रुपीज का प्राइस कम हो गया, मतलब जैसे रुपीज का प्राइस बढ़ गया और जिस कंट्री की करेंसी का प्राइस कम हो गया, तो उस कंट्री से इंपोर्ट हमें सस्ता लगता है, तो हम इंपोर्ट करने के लिए उस करेंसी की डिमांड करते हैं, ठीक है। So import increase and hence the demand for foreign currency rises. It promote tourism in that country. तो जिस कंट्री की करेंसी का प्राइस कम हो गया क्योंकि रुपीस का प्राइस बढ़ गया, तो उस कंट्री में हमारा टूरिज्म बढ़ जाता है, ठीक है।
नाउ व्हाट इज द शेप ऑफ डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज? तो फॉरेन एक्सचेंज का जो डिमांड कर्व होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग? जैसे कि आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में कि देयर इज अपोजिट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम होती है, और प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो दैट इज व्हाई द डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा डिमांड कर्व। डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज स्लोप डाउनवर्ड ड्यू टू अपोजिट रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज के रेट और फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड में अपोजिट रिलेशन होने के कारण फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड कर्व ऊपर से नीचे आता हुआ होगा, नेगेटिव स्लोप होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। तो जैसे फॉर इधर वाई एक्सिस पे रेट लिया फॉरेन एक्सचेंज का, एक्स एक्सिस पे फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड ली है। तो इनिशियल स्टेज में जो रेट है वो ओ से लेकर आर है, तो जब रेट ओ से लेकर आर है तो डिमांड है ओ क्यू। जब रेट उसका कम हो गया, ओ आर से कम होके ओ आर 1 हो गया, तो उसकी डिमांड ओ क्यू से बढ़कर ओ क्यू 1 हो गई। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर मूवमेंट हो गया, तो डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। नाउ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि राइट 5 सोर्सेज फॉर द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मतलब ये कि फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई होती है, इनफ्लो होता है, मतलब हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आती है, तो कहां कहां से आती है उसके 5 सोर्सेज लिखो। ठीक है, तो द सप्लाई इनफ्लो, इसको इनफ्लो बोलेंगे। इनफ्लो मतलब सप्लाई मतलब इनफ्लो, मींस वो हमारी कंट्री में आ रही है फॉरेन एक्सचेंज। इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम फ्रॉम दोज पीपल हु रिसीव इट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। तो फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई तब होती है जब कुछ हमारी कंट्री के डोमेस्टिक पीपल जो है फॉरेन एक्सचेंज को रिसीव करते हैं। ठीक है, किन किन पर्पज से करते हैं? इन रीजन से। पहला, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हमारी कंट्री के लोग फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करते हैं तो नेचुरली हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलेगी। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की। दूसरा आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंट्रीज की कंपनीज इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती हैं, जैसे सैमसंग हो गया, एलजी हो गया, ये कुछ फॉरेन कंपनीज हैं, कोका कोला हो गया, ये फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज आती है। यूनिलैटरल ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड, रेमिटेंस, बाहर की कंट्री में कुछ लोग गए हुए हैं इंडिया से, तो वो अपने यहाँ पर अपने रिलेटिव्स को पैसे भेजते हैं, तो गिफ्ट्स आ गया। यूनिलैटरल ट्रांसफर, वन वे ट्रांजैक्शन उनसे आती है। स्पेकुलेशन के पर्पज से, सट्टा लगाने के पर्पज से जो फॉरेन एक्सचेंज में गेन उठाना चाहते हैं। टूरिज्म, फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में घूमने आते हैं, तो यहाँ पर आके डॉलर स्पेंड करते हैं। ठीक है, अब रीजन फॉर राइज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, तो फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ने के पीछे क्या रीजन है? ठीक है, व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस, जब फॉरेन करेंसी का प्राइस राइज हो गया, रुपीस का प्राइस कम हो गया, रुपीस का प्राइस कम होने से क्या होगा? हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखना, अगर रुपीस की वैल्यू डेप्रिशिएट करती है, रुपीस की प्राइस कम होता है, तो हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट अदर कंट्रीज की ओर बढ़ जाता है। रुपीस की प्राइस वैल्यू कम होने का मतलब है कि अगर हम डॉलर लेके चले तो डॉलर का प्राइस बढ़ गया। अब डॉलर का प्राइस बढ़ने से क्या होगा? जो फॉरेनर्स हैं यूएसए वाले, उनको इंडिया की चीजें चीप लगेंगी। ठीक है, क्योंकि अब उन्हें कम डॉलर देने पड़ेंगे रुपीस परचेज करने के लिए, तो इंडिया की चीजें उनको सस्ती लगेंगी, तो वो अपनी कंट्री में उसकी इंडिया की चीजों की इंपोर्ट बढ़ा देंगे। उनके लिए वो इंपोर्ट होगा, हमारे लिए एक्सपोर्ट होगा, तो रुपीस की वैल्यू कम होने से एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट होता है, एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो नेचुरली सप्लाई आएगी। ठीक है, तो व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस, डोमेस्टिक गुड्स बिकम रिलेटिवली चीपर, तो डोमेस्टिक गुड्स जो है फॉरेन कंट्रीज के लोगों को चीप लगेंगे। इट इंड्यूसेस द फॉरेन कंट्री टू इंक्रीज देयर इंपोर्ट फ्रॉम द डोमेस्टिक कंट्री। एज ए रिजल्ट सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस। सप्लाई कर, अब फॉरेन एक्सचेंज जो है उसका सप्लाई कर्व का स्लोप कैसे होगा? तो फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कर्व का जो स्लोप होगा वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा, बिल्कुल जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर प्राइस और सप्लाई का रिलेशन किया था कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है सप्लाई बढ़ती है। तो फॉरेन एक्सचेंज का रेट जब बढ़ेगा तो फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई भी बढ़ेगी। इट मींस देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप
between rate of foreign exchange and the supply of foreign exchange. So that is why the slope of foreign supply curve of foreign exchange is upward sloping. So as it is clear from the diagram, इनिशियल ये सप्लाई का नीचे से ऊपर जा रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग, पॉजिटिव स्लोप बोलते हैं. जब रेट फॉरेन एक्सचेंज का वाई एक्सिस पे हमने फॉरेन एक्सचेंज का रेट लिया है, एक्स एक्सिस पे हमने फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई लिया है. इनिशियल स्टेज में फॉरेन एक्सचेंज का रेट है OR और सप्लाई है OQ. जब उसका रेट OR से बढ़ के OR1 हो जाता है तो उसकी सप्लाई भी OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है. नाउ द डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट. तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पे या उस रेट पे डिटरमाइंड होगा वेयर डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बिकम्स इक्वल टू सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है. The equilibrium exchange rate is determined at that level where demand of foreign exchange becomes equal to supply of foreign exchange, as it is clear from the diagram. ठीक है. तो इस तरह के डायग्राम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़े थे आपने क्लास 11th में. तो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट उस पॉइंट पे डिटरमाइंड होगा जिस पॉइंट पे फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड कर्व और फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे. ठीक है. तो ये फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड कर्व है डीडी. डिमांड कर्व एज यू नो इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड दिस इज द सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इट इज अपवर्ड स्लोपिंग. बोथ द कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट E. E is the equilibrium point. Now according to this equilibrium point, OQ is the quantity demanded and supply of foreign exchange is determined. ये quantity है and ये OR रेट डिटरमाइंड होता है. ठीक है. तो जिस पॉइंट पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम E पॉइंट बोलते हैं. E स्टैंड पर इक्विलिब्रियम. ठीक है. तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग OR इज द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड OQ इज द क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है. तो दिस इज द स्टेबल रेट. एनी अदर रेट विच इज मोर देन R or less than R means more than equilibrium rate or less than equilibrium rate will not be stable exchange rate. यानी कि अगर एक्सचेंज रेट OR2 हो जाता है, ठीक है, तो इस रेट के ऊपर डिमांड जो है वो कम रह गई. इस पॉइंट का नाम मैं A रखता हूं. डिमांड R2 से A पॉइंट तक रह गई और इस पॉइंट पे सप्लाई जो है वो R2 से B पॉइंट तक पहुंच गई. तो यानी कि सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई R2 से B तक है और डिमांड R2 से A तक है. तो ये वाले जो ब्रैकेट में लगाता हूं तो ये एक्सेस सप्लाई होगी. एक्सेस सप्लाई होगी R2 प्राइस पे. ठीक है. अब अगर सप्लाई ज्यादा है तो उसका प्राइस कम हो जाएगा. ठीक है. तो सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस कम होके वापस E पॉइंट पे आ जाएगा. अब हम दूसरी कंडीशन लेते हैं. अगर उस कमोडिटी का प्राइस R1 है, ठीक है, तो R1 प्राइस पे क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगी. सप्लाई इस पॉइंट को मैं C पॉइंट बोलता हूं. सप्लाई R1 से लेकर C तक हो गई और डिमांड जो है R1 से लेकर यहां तक हो गई. तो इस पॉइंट को मैं L बोलता हूं. तो ये जो बीच में गैप आ गया CL का, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, एक्सेस डिमांड होगी. डिमांड ज्यादा है. ठीक है. अब चीज की डिमांड ज्यादा है तो प्राइस लेवल बढ़ जाएगा और बढ़ के वापस E पॉइंट पे आ जाएगा. ठीक है. तो ये इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड होता है थ्रू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. नाउ दिस इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट कैन बी चेंज्ड. It changes due to the forces of change in the demand and supply forces. ठीक है. तो ये हमने जो अभी डायग्राम बनाया था कि इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट उस पॉइंट पे डिटरमाइंड होता है जिस पॉइंट पे फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं. ठीक है. जैसे ये डायग्राम OR पॉइंट पे जहां पर डिमांड कर वो सप्लाई कर इंटरसेक्ट करेंगे वो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड होता है. अब ये जो एक्सचेंज रेट है जरूरी तो नहीं है ये हमेशा वही रहे. इसमें चेंज आ सकता है. इसमें चेंज आता है क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस में चेंज आता है. कभी किसी करेंसी की फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ गई, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कम हो गई, या सप्लाई बढ़ गई या सप्लाई घट गई, तो हम पहले चेंज इन डिमांड का कर रहे हैं. द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट विल बी डिस्टर्ब इफ सम चेंजेस ऑकर इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है.
तो चेंज आ सकता है इस एक्सचेंज रेट में अगर डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस में चेंज आता है, ठीक है। तो चेंज इन डिमांड, तो हम पहला केस ले रहे हैं, डिमांड में चेंज आता है। अब चेंज का मीनिंग है कि डिमांड कैन इंक्रीज एंड डिमांड कैन फॉल, बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, ठीक है। तो इंक्रीज इन डिमांड, तो पहला हम केस लेते हैं कि डिमांड बढ़ गई, और सेकंड केस लेंगे कि डिमांड डिक्रीज हो गई। तो नेचुरली अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसका रेट भी बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर डिमांड कम होती है तो प्राइस कम हो जाएगा। तो डायग्राम बनाता हूं मैं, देखो एक्स एक्सिस पे हम लेंगे फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड एंड सप्लाई, क्वांटिटी लिख सकते हैं, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और वाई एक्सिस पे लेंगे रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो डीडी इज द डिमांड कर्व, एसएस इज द सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। दोनों कर्व ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ई इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के अकॉर्डिंग ओ क्यू क्वांटिटी है एंड ओ आर रेट है। दिस इज द कंडीशन बिफोर चेंज। अब डिमांड बढ़ जाती है, तो एज यू नो व्हेन डिमांड इंक्रीजेस द डिमांड कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड, ये आपने याद रखना है। डिमांड अगर बढ़ेगी तो डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट होगा, डिमांड अगर कम होगी तो डिमांड का लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। सेम रूल सप्लाई पे भी डिटरमाइंड होता है, अगर सप्लाई पे भी अप्लाई होता है सेम रूल। अगर सप्लाई बढ़ेगी तो सप्लाई कर शिफ्ट राइटवर्ड, कम होगी तो सप्लाई कर विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड, ठीक है। तो डिमांड कर डीडी बढ़ गई तो डिमांड कर डीडी से शिफ्ट होकर D1 हो गया। न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट इज D1, इस पॉइंट पे जहां पर D1 SS को इंटरसेक्ट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट क्वांटिटी बढ़ गई, Q से बढ़कर Q1 हो गई, और रेट के ऊपर क्या फर्क पड़ा, फॉरेन एक्सचेंज का रेट भी इंक्रीज हो गया, OR से इंक्रीज होके OR1 हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो ये कंक्लूजन निकला कि जब डिमांड इंक्रीज होगी तो फॉरेन एक्सचेंज का रेट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड इंक्रीज हो गई। अब हम रिवर्स केस लेते हैं, अगर फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कम हो गई तो डिमांड का लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये D2 हो गया। अब ये नया कर्व है D2, ये ऐसे सप्लाई कर्व को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका नाम मैं E2 रख देता हूं। इसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी कम हो गई, OQ से कम होकर OQ2 हो गई, एंड द रेट हैज आल्सो फॉल फ्रॉम OR से कम होके OR2 हो गया, ठीक है। तो जब डिमांड कम हुई तो फॉरेन एक्सचेंज का रेट भी कम हो गया, और जब डिमांड इंक्रीज हुई तो फॉरेन एक्सचेंज का रेट भी बढ़ गया, ठीक। नाउ जैसे कि डिमांड में चेंज आया था, डिमांड बढ़ गई, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड घट गई, उसी तरह से सप्लाई में भी चेंज हो सकता है, सप्लाई बढ़ भी सकती है, सप्लाई घट भी सकती है। चेंज का मतलब है सप्लाई कैन राइज एंड सप्लाई कैन फॉल आल्सो। तो पहले हम केस लेते हैं इंक्रीज इन सप्लाई, जब सप्लाई बढ़ जाती है। इफ द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेस, सप्लाई कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड। तो आपको पता है अगर सप्लाई बढ़ेगी तो सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। और सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट हो गया फॉरेन एक्सचेंज का, तो उसके कारण क्या होगा कि प्राइस फॉल हो जाएगा। चीज की सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस घट जाएगा। इसका अपोजिट केस है डिक्रीज इन सप्लाई, अगर सप्लाई डिक्रीज हो जाती है तो चीज की शॉर्टेज हो जाती है। आपको पता है फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज हो जाएगी तो और सप्लाई का लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। सप्लाई अगर डिक्रीज होती है तो फिर उससे उसका जो रेट है फॉरेन एक्सचेंज का वो बढ़ जाएगा। तो जैसे डायग्राम से क्लियर है, तो ये डीडी डिमांड कर्व है, एसएस सप्लाई कर्व है, वाई एक्सिस पे रेट लिया फॉरेन एक्सचेंज का, एक्स एक्सिस पे सप्लाई लिया, मतलब डिमांड एंड सप्लाई दोनों लिए हैं, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। क्वांटिटी लिख देना। तो ई पॉइंट पे दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस ई पॉइंट OR इज द रेट एंड OQ इज द क्वांटिटी। अब सप्लाई बढ़ जाती है, सप्लाई बढ़ेगी तो सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। नया कर्व आप डॉटेड बनाना तो बेटर रहेगा। S1 हो गया, सप्लाई इंक्रीज हुई तो सप्लाई कर्व शिफ्ट राइटवर्ड। अब जो नया सप्लाई कर्व है S1 वो डीडी को E1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है।
इस E1 पॉइंट के अकॉर्डिंगली जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो गई, OQ से इंक्रीज होके OQ1 हो गई, तो रेट के ऊपर क्या फर्क पड़ा वो देखते हैं हम। तो रेट फॉल हो गया, OR से फॉल होके OR1 हो गया, ठीक है। और अब हम दूसरा केस लेते हैं, डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई डिक्रीज हो गई। तो अगर सप्लाई डिक्रीज होती है तो सप्लाई कर्व विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड, S2 हो गया सप्लाई का नया कर्व, आप डॉटेड डॉटेड बनाना। सप्लाई डिक्रीज हो गई, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ। न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट इज दिस वन, जिस पॉइंट पे वो DD को इंटरसेक्ट कर रहा है, S2 E2। इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली क्वांटिटी फॉल हो गई, OQ से फॉल होकर OQ2, बट इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम रेट हैज इंक्रीज, तो फॉरेन एक्सचेंज का रेट बढ़ गया। तो ये कंक्लूजन निकला कि जब फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ेगी तो फॉरेन एक्सचेंज का रेट कम हो जाएगा, और अगर फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई रिड्यूस होगी तो फॉरेन एक्सचेंज का रेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।